हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं दो समांतर अनंत स्पर्शियां और तीन समांतर अनंत स्पर्शियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है दोस्तों। शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे से इसमें आपको नियम समझाए जाएंगे और सवाल भी हम हल करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास बात, अनंत स्पर्शी पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। तो जो पहला वीडियो है जिसमें हम अनंत स्पर्श की शुरुआत अर्थात उसकी परिभाषा, ठीक है, परिभाषा के बाद हम उसके सवालों को हल किए थे, तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें हमने एकदम बेसिक बेसिक बातें बताई हैं कि वक्र की घात कैसे चेक की जाती है, वक्र में पदों की घात कैसे चेक करेंगे अपन, उच्चतम घात के पद कौन कौन सी है कैसे पता करेंगे। मतलब एक छोटी छोटी चीज को बहुत अच्छे से विस्तार से उस वीडियो में समझाया गया है। तो आप उस वीडियो को पहले, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाइए उस वीडियो को पहले आप लोग देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपको समझ लीजिए कि पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। फिर इस वीडियो में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, केवल सी के मानों को निकालने के लिए सूत्र बस आपको निकालना पड़ेगा। वो भी कौन सी स्थिति में? जब हम एम के कोई दो या कोई तीन बराबर मान अगर प्राप्त करते हैं, फाई एन एम बराबर 0 को जब अपन हल करेंगे तो यहाँ से जो हमको m के मान प्राप्त होंगे, अगर इन m के मानों में से कोई दो मान या कोई तीन मान अगर बराबर होते हैं तो उस हिसाब से दो समांतर या तीन समांतर अनंत स्पर्शियां प्राप्त होंगी। ठीक है दोस्तों, जो अनंत स्पर्शी पे जो हमारी पिछली कक्षा थी अर्थात जो पहला वीडियो बना था, उसमें आपने देखा था कि जब हम फाई एन एम बराबर 0 ये समीकरण जब हम हल करते थे तो m के जो मान हमें प्राप्त होते थे वो तीनों मान अलग अलग प्राप्त होते थे। ठीक है, तो जब, क्योंकि हम उस समय जितने भी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए लगभग लगभग उसमें उच्चतम घात 3 थी, इसलिए m के जो तीन मान हमें प्राप्त होते थे तो तीनों मान अलग अलग होते थे। तो जब m के तीनों मान अलग अलग होंगे तो उस समय तीनों अनंत स्पर्शियां अलग अलग होंगी, अर्थात उनमें से कोई भी दो समांतर नहीं होंगी। ठीक है, परंतु आज हम ऐसे सवालों को हल करेंगे जिसमें जब हम फाई एन एम बराबर 0 रख करके जब हल करेंगे तो m के जो मान प्राप्त होंगे उसमें हो सकता है दो मान बराबर हो सकता है तीन मान बराबर हो। अगर दो मान बराबर होंगे तो समझ लीजिए दो समांतर अनंत स्पर्शियां होंगी। अगर मान लीजिए m के तीन मान बराबर हैं तो समझ लीजिए कि तीन समांतर अनंत स्पर्शियां होंगी। तो आज के इस वीडियो में यही खास है दोस्तों। बहुत अच्छे से आप सवालों को समझिएगा, नियम पहले अपन समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि दो समांतर अनंत स्पर्शियां कब होंगी, और अगर वो हैं तो उस स्थिति में हम सी के मानों का निर्धारण किस तरह से करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि समीकरण फाई एन एम बराबर 0 से प्राप्त, ठीक है, क्योंकि देखो ये कौन सा समीकरण है, ये कैसे प्राप्त होता है? सबसे पहले आप वक्र के समीकरण में उच्चतम घात के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखते हैं। उसके बाद जो व्यंजक मिलता है उसको अपन फाई एन एम कहते हैं, उसको बराबर 0 रख के जब हम हल करते हैं तो हमें m के मान प्राप्त होते हैं। तो अगर उन m के मानों में से अगर मान लीजिए कोई दो मान बराबर हो गए तो समझ लीजिए कि m के इन दो बराबर मानों के संगत c के मान ज्ञात करने के लिए आपको इस समीकरण की मदद लेनी होगी। सी स्क्वायर बाई फैक्टर 2 फाई एन डबल डैश एम प्लस सी फाई एन माइनस 1 डैश एम प्लस सी, मतलब यहाँ पे सी नहीं है ना भाई, देखो सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी नहीं है, फाई एन माइनस 2 एम, ठीक है, और बराबर में है 0। तो इस समीकरण की मदद आपको लेनी होगी दोस्तों। कब? कब? जब आप फाई एन एम बराबर 0 वाले समीकरण को हल करेंगे और एम के मान प्राप्त होंगे तो एम के मानों में से अगर कोई दो मान आपको सेम सेम मान लो दिखाई दे, मान लो एम के मान प्राप्त हुए आपको 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, अब देखो आप यहाँ पे आपको दो मान बराबर दिख रहे हैं, एक अलग दिख रहा है। तो जो अलग दिख रहा है ना दोस्तों, जो मान अलग है ना, उसके लिए आप सी का वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अपन पिछले वीडियो में अपन देखे थे। याद कीजिए सी का कौन सा फॉर्मूला था? माइनस फाई एन माइनस 1 एम अपॉन फाई एन डैश एम। याद कीजिए ये सी का सूत्र था। तो अपन जो सी का जो अकेला जो इकलौता मान प्राप्त होगा, या यूं कहिए कि जो रिपीट नहीं होगा, उस मान के लिए तो अपन सी का यही वाला सूत्र लगाएंगे। परंतु जो मान रिपीट होंगे ना दोस्तों, m के जो मान रिपीट होंगे उन मानों के लिए हम लोग c का जो मान है वो इस समीकरण को हल करके निकालेंगे। ठीक है,
तो देख लो यहाँ से सी स्क्वायर यानी कि समझ लीजिए कि ये वर्ग समीकरण बनेगा, तो सी के 2 मान मिलेंगे, तो एम के 2 मान रिपीट होंगे, तो सी के 2 मान चाहिए, है ना भाई, तभी तो इनके संगत फिर हमको 2 अनंत स्पर्शियां और एक इससे मिलेगी, तो टोटल 3 अनंत स्पर्शियां हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमको काम करना है। ठीक, तो 3 अनंत स्पर्शियां कब होंगी दोस्तों? यदि m के 3 मान होंगे। ठीक है, अब तीनों मान अगर अलग अलग होंगे तो वो वाला केस अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे भी खास बात क्या है दोस्तों, अगर मान लो आपको n के 3 मान प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको m के 3 मान प्राप्त हो रहे हैं जिसमें से एक मान वास्तविक है और 2 मान जो है वो अधिकल्पित है, तो समझ लीजिए m के अधिकल्पित मानों के लिए कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी, अर्थात अनंत स्पर्शी केवल और केवल m के वास्तविक मानों के लिए मिलेगी। और इस पर हमने पिछले क्लास में एक सवाल को भी हल किया है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको मजा आ जाएगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज उसमें बहुत अच्छे से समझाई गई है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए फाइ एन एम बराबर 0 वाले समीकरण को जब आप हल करते हैं और m के मान ज्ञात करते हैं और m के मान लीजिए 3 मान बराबर है, ठीक है, चलिए ये मान लीजिए कि जो वक्र की जो घात है वो 3 है, ठीक है, तो मान लीजिए आपने सॉल्व किया फाइ एन एम बराबर 0 समीकरण को सॉल्व किया और मान लीजिए कि m के 3 मान आए और तीनों बराबर बराबर आए, मान लीजिए आपका है 2 2 2, अरे तीनों बराबर मान आ गए। अब क्या किया जाए, तो याद रखिए अगर m के 3 मान बराबर आ रहे हैं दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आपको जो m के इन बराबर मानों के जो संगत आपको जो c के मानों का निर्धारण करना है, उसके लिए ये वाला समीकरण आपको याद रखना है दोस्तों। तो c क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 फाइ n ट्रिपल डैश m प्लस c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 फाइ n माइनस 1 डबल डैश m प्लस c फाइ n माइनस 2 डैश m प्लस फाइ n माइनस 3m बराबर 0। दोस्तों ये सूत्र आपको लग रहा है कि सर कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है, याद रखने में बहुत आसान। देखो गौर कीजिए आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए m के कोई 3 मान बराबर है, तो 3 मान बराबर है तो आप समझ लीजिए मुझे c क्यूब से शुरू करना है, तो c क्यूब और जितना घात में उतना बटे में फैक्टोरियल में, तो क्यूब है तो बटे में फैक्टोरियल 3 और उतना ही फाइ एन में आप डैश लगाए, ट्रिपल डैश, तो 3 3 3 वाला आंकड़ा आप याद रखो, फिर उसी को आप कम करते जाओ और नीचे से इसको फाइ एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3, यानी इसको भी आपको कम करते जाना है। गौर कीजिए यहाँ पे एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3, और इसको भी एक एक कम कर दिया, देखो 3 3 3 है वो 2 2 2 हो गया, फिर वो 1 हो गया, है ना भाई, अपॉन में फैक्टोरियल 1 मतलब 1 होता है, तो c की घात में 1 बटे फैक्टोरियल 1 है यहाँ पे, ऐसा समझो, और यहाँ पे सिंगल डैश हो गया, और यहाँ से देखो c कम होते जा रहा है, c क्यूब स्क्वायर फिर 1 पावर फिर हट गया वहां से, वैसे तो यहाँ पे भी हुआ है देखो आप। तो दोस्तों ये सूत्र याद रखना बहुत आसान है। तो चलिए अब हम सवालों की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं ये दोनों सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो भाई देखिए, इन वक्रों की हमें अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम पहला सवाल हल करते हैं, दिए हुए वक्र का समीकरण है, क्या है, y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों हमारा जो सॉल्व करने का जो काम रहेगा वो तो वैसे ही रहेगा, हम शुरुआत वैसे ही करेंगे। यहाँ वक्र के समीकरण में देखो, पहले तो देखो ये आप देखो कि ये वक्र कितने घात वाला है, तो वक्र कितने घात वाला है कैसे चेक करते हैं, वक्र के समीकरण में जो पद है उसमें अधिकतम घात वाले पद की घात को ही वक्र की घात कहते हैं। तो मेरे ख्याल से देखो ये 3 घात का पद है, ये 3 घात का, ये भी 3 घात का है, ठीक है, उसके बाद 1 घात का दिख रहा है, उसके बाद कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब अधिकतम घात 3 दिख रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वक्र के समीकरण में उच्चतम घात जो कि यहाँ पे 3 दिख रही है हमको, और उच्चतम घात के पदों में हम क्या रखेंगे दोस्तों, x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर, ठीक, चलिए रखते हैं अपन, तो क्या मिलेगा, तो ये y की जगह m रखेंगे तो जाएगा m क्यूब, ठीक है, यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह m,
तो ये हो जाएगा आपके पास m, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 होता है, और इधर मिलेगा आपको 2m स्क्वायर। उसके बाद ये तो एक घात वाला है, और ये क्या है दोस्तों, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, पहले तो इसको अपन जब अपन ये रखते हैं तो इसको रखने के बाद जो मिलता है इसको क्या बोलते हैं अपन, 5nm, तो यहाँ बोलेंगे 5 3m, ठीक है, क्योंकि n क्या है, उच्चतम घात, यहाँ उच्चतम घात कौन है, 3 है, तो 5 3m हमें प्राप्त हुआ दोस्तों। अब आप 5 3m बराबर 0 रख के आप इसको हल कीजिए। अब 5 3m बराबर 0 रख के हल करने पर, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, m क्यूब, ठीक है, प्लस में इसको पहले लिख लेता हूं, फिर प्लस m बराबर 0, m कॉमन निकल रहा है, गौर कीजिए, फिर m प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0, अलग अलग शून्य के बराबर रखेंगे तो m का एक मान तो यही मिल गया आपको, m बराबर 0, और यहां से आपको मिलेगा दोस्तों ये m स्क्वायर होगा ना, देखो m कॉमन निकलेगा तो m क्यूब है, यहाँ पे m कॉमन निकलने के बाद यहाँ m स्क्वायर बचेगा, अर्थात m की घात 2 बचेगी, यहाँ 2m और यहाँ 1 बचेगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ से m बराबर 0, और इधर गौर करेंगे आप, m प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो, जब आप a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपको यही चीज मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमको m बराबर 0 और साथ ही m के दो मान बराबर मिलेंगे, -1 -1, ठीक है, m के दो मान हमको बराबर मिले हैं दोस्तों। तो अब एक तो 0 मिलेगा और एक यहाँ से -1 -1 मिलेगा दोस्तों। अब m के 3 मानों में से कोई दो मान बराबर है, तो अब आप बिल्कुल समझ लीजिए कि हमको इस सूत्र की मदद लेनी ही लेनी है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, क्योंकि m के दो मान बराबर हैं, इसलिए वक्र की दो अनंत स्पर्शियां समांतर होंगी ही होंगी, ठीक है। अब बात आगे बढ़ती है, और जब पता चल चुका है कि इस समीकरण की मदद लेनी है, तो आप ये देखिए कि इस समीकरण में हमको किसका किसका यूज है या किसका किसका काम लेना पड़ेगा हमको। देखो, फाइव एन डबल डैश एम, अब ये पता करना पड़ेगा, फाइव एन माइनस 1 डैश एम, ये भी पता करना पड़ेगा, फाइव एन माइनस 2 एम, ये भी पता करना पड़ेगा। तो भैया ये सब पता करेंगे तभी तो इस समीकरण में मान रख के हम सी के मानों को निकाल पाएंगे दोस्तों। तो चलिए, अब वक्र के समीकरण से, ठीक है, अब सुनो, अच्छा एक बात बताओ, उच्चतम घात यहाँ पे 3 है, तो 5 3m अपन कैसे निकाले, वक्र के समीकरण में उच्चतम घात वाले पदों में, यानी कि 3 घात वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखे तो 5 3m निकला। अब 5 2m कैसे निकालेंगे, तो 5 2m क्या है दोस्तों, वक्र के समीकरण में हमको उच्चतम घात से एक कम घात वाले पदों में, उच्चतम घात से एक कम घात वाले पदों में क्या करना है, हमको x बराबर 1 और y बराबर m रखना है, अर्थात एक कम घात मतलब उच्चतम घात यहाँ पे 3 है, तो अब दो घात वाले पद को ढूंढो आप, तो 3 घात वाला, ये 3 घात वाला, ये 3 घात वाला, उसका बाद डायरेक्ट एक घात वाला पद मिल रहा है, फिर कांस्टेंट पद मिल रहा है, तो दो घात वाला पद हमको मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए 5 2m का मान यहाँ पे 0 होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए दो घात वाला पद रहता तो हम वहां पे क्या करते, x बराबर 1 और y बराबर m रखते, जितने दो घात वाले पद रहते वहां पे उनमें हम ये रखते और 5 2m निकालते दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं निकला, ठीक है, कोई बात नहीं, 0 आ गया ये तो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 5 1m कैसे निकलेगा दोस्तों, तो 5 1m कैसे निकलेगा, इसमें अपने को क्या करना है, आपको यहाँ पर 5 1 1 मतलब देखो ये 3 से कितना कम है, 2 कम है, यानी कि अब आपको वहां पे उच्चतम घात से 2 कम घात, यानी 3 घात से 2 कम घात, यानी कि कितना हो गया, 1 घात, 5 1m मतलब अब एक घात वाले पद में आपको क्या करना है, x बराबर 1 और y बराबर m रखना है एक घात वाले पद में। तो एक घात वाले पद मात्र इकलौता यही है, इसलिए हम लोग वहां पे y के स्थान पर m रख देंगे तो ये -m हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, अब 5 2m बराबर 0 भी आ गया और 5 1m बराबर -m आ गया, मतलब मैंने 5 2m और 5 1m दोनों का मान निकाल लिया, ठीक है। 5 3m का मान तो पहले ही निकल चुका था, परंतु अब देखिए कि c के मान के लिए जो समीकरण है उसमें और किसकी जरूरत है, तो गौर कीजिए वहां पे आपको 5 n डबल डैश m की जरूरत है। 5
n-1 डैश m की जरूरत है। तो दोस्तों इसका अर्थ ये है कि जो आपने फाई एन एम निकाला है ना, अर्थात फाई 3m आपने जो निकाला है, उसको आपको डबल डैश अर्थात 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप एक बार अवकलन कीजिए तो क्या होगा, फाई 3 डैश m निकालिए, कितना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m। ठीक है, तुरंत एक बार और अवकलन कर लीजिए बिकॉज हमको सूत्र में डबल डैश वाले की जरूरत है। तो चलिए तो ये हो जाएगा 6m, ठीक है, 3 दूनी 6m हो जाएगा, 1 का 0 और ये हो जाएगा 4, क्योंकि m का अवकलन 1 हो जाएगा। ये निकालना पड़ा दोस्तों, क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि सूत्र में उसकी जरूरत है। ठीक है, और किसकी जरूरत है, जो फाई n-1 दैट इज यहाँ पे फाई 2। ठीक है, तो फाई 2m का अपने को डैश निकालना पड़ेगा दोस्तों। अरे वो तो खुद 0 है। ठीक है, फाई 2 डैश m निकालोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि वो खुद 0 है, इसका अवकलन भी 0 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमने पर्याप्त चीजें निकाल ली हैं, अब आप यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, m के जो 2 बराबर मान हुए, ठीक है, पहले मैं इनका काम निपटा लेता हूँ, जो 2 बराबर मान हमको प्राप्त हुए ना उनके संगत c के मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, और उनके संगत में अनंत स्पर्शियां भी निकाल लेता हूँ। फिर अपन ये जो m का जो सिंगल मान हमको प्राप्त हुआ था उसके लिए तो अपन वो वाला सूत्र लगाएंगे जो अपन पहले लगाते थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो चलिए अतः m के 2 बराबर मानों m बराबर -1 के लिए c के मान निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो कौन सा समीकरण, तो समीकरण को लिखना पड़ेगा c स्क्वायर बाई फैक्टर 2 फाई n डबल डैश m प्लस c फाई n-1 डैश m फाई n-2m बराबर 0। चलिए दोस्तों अब इन मानों का आप रखिए, c स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा फाई n डबल डैश m अर्थात फाई 3 डबल डैश m अर्थात 6m प्लस 4 c फाई n-1 डैश m, तो ये तो बेचारा 0 है, गुणित 0 और इसका मान फाई 1m अर्थात -m। तो दोस्तों आपको ये समीकरण तो मिल गया, परंतु ये हम m के कौन से मानों के लिए निकाल रहे हैं, -1 के लिए, है ना, जो कि रिपीट हुए हैं। ठीक है, -1 तो आप कुछ मत कीजिए, m के मान को -1 रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे m बराबर -1 पर क्या मिलेगा दोस्तों, c स्क्वायर बटे 2, ठीक है, 6 इंटू -1 रखेंगे तो -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, -2। ठीक है, और ये तो खत्म, और यहाँ पे -m है, तो m का मान जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 कटेगा दोस्तों यहाँ से, और माइनस c स्क्वायर हो जाएगा अर्थात c स्क्वायर बराबर 1, तो c का मान मिलेगा +-1 अर्थात आपको c का मान क्या मिला है, 1 और -1, यानी कि m बराबर -1 के लिए एक बार c बराबर 1 और m बराबर जो दूसरा -1 है उसके लिए c बराबर -1। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपको 2 अनंत स्पर्शियां मिल जाएंगी। ठीक है, तो 2 अनंत स्पर्शियां यहां से मिल जाएंगी, और एक जो अनंत स्पर्शी होगी दोस्तों वो m बराबर 0 के संगत c का मान प्राप्त करने से होगी। ठीक है, अब m बराबर 0 के संगत c के मान के लिए सूत्र, ठीक है, तो इसमें अब देखो ये तो सिंगल मान है, ये तो रिपीट हुआ नहीं है, इसलिए c का वही पुराना सूत्र लगाएंगे, कौन सा, -φn-1m अपॉन φn डैश m, और ये चीज आप सब निकाल चुके हो, φn-1m, तो ये तो फाई 2m हुआ है तो 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और फाई n डैश m का मान कितना दोस्तों, कितना है। ठीक है, तो देखो ये फाई n डैश m का मान अपन ने यहाँ पे रखा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब कितना होगा दोस्तों बताइए, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देखो c बराबर -φn-1m, मतलब आप समझ गए होंगे यहाँ पर फाई 2m का मान, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फाई 3 डैश m का मान। ठीक है दोस्तों, यही अपन रखे हैं, तो ये हो जाएगा c का मान यहाँ से 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब c के 3 मान अपने को मिल गए, ये जो 2 मान है ये m के इन 2 बराबर मानों के संगत हमको मिले हैं, और
ठीक है, और सी का ये वाला जो मान है वो m का जो सिंगल मान हमको प्राप्त हुआ था, उसलिए हमने ये वाला यहाँ पे सूत्र लगाया और हमको सी का ये मान मिला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अतः वक्र की अभिष्ट अनंत स्पर्शियां क्या क्या होंगी, चलिए बताइए। तो अतः वक्र की अभिष्ट अनंत स्पर्शियां, तो m बराबर 0 के संगत तो हमको c बराबर 0 मिल रहा है। अच्छा, अनंत स्पर्शियां कहां से मिलेंगी, y इक्वल mx प्लस c में हम लोग रखते जाते हैं, है ना भाई। तो m और c की जगह उनके संगत मानों को रखिए आप। तो पहले m बराबर 0 c बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा, m बराबर -1 के लिए एक बार c बराबर 1 लो तो आपको मिलेगा y बराबर, देखो m का मान -1 और c का मान 1 रखेंगे तो ये इस तरह से मिलेगा, ठीक है, -x+1। ये दूसरी अनंत स्पर्शी हो गई। और तीसरी अनंत स्पर्शी क्या होगी दोस्तों, m का मान -1 और c का मान -1 अर्थात -x-1। इस तरह से हमें 3 अनंत स्पर्शियां मिल गई, ठीक है, जिसमें से ये दोनों समांतर है, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रवणताएं बराबर है। तो इस तरह से आपको 3 अनंत स्पर्शियां प्राप्त होंगी दोस्तों। तो ऐसे आपको सवाल बनाना है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर m के जो दो मान हमको बराबर हुए हैं, ठीक है, जो दो मान हमको m के बराबर प्राप्त हुए हैं, उनके लिए आप c का ये सूत्र तो पता है कि c का मान अपने को इस समीकरण से निकालना है, परंतु प्रश्न ये है कि m के दो बराबर जो मान हमको प्राप्त हुए उनके लिए c का मान इस सूत्र से क्यों नहीं निकाला जा सकता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्यों नहीं निकाला जा सकता, चलिए अपन निकालने की कोशिश करते हैं वहां से, ठीक है। तो चलिए अपन m का मान कितना, m बराबर -1, ठीक है। तो m बराबर -1 के लिए अपन देखते हैं, जो देखो पहले अपन सॉल्व किए φ3m मतलब सॉरी φ3m को 0 के बराबर रखे तो m के 3 मान प्राप्त हुए, ठीक है। अब ये तीनों मानों के लिए हमको जब c का मान जब निकालने का समय आएगा, अगर मान लीजिए मैं इस सूत्र को प्रयोग में लाता हूं तो ध्यान दीजिएगा कि c का मान मुझे क्या मिलता है, एकदम गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो φ3m में मुझे m बराबर क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों रखिए आप -1 और देखिए कितना आता है, φ3m आपको क्या मिलता है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, देखो m बराबर -1 रखोगे तो 3 + 1 और m बराबर -1 यहाँ रखोगे तो जाएगा -4, तो ये 0 हो गया। अर्थात अगर आप जब c का मान लगाओगे दोस्तों यहाँ पे तो ये तो वैसे ही शून्य हो चुका है। तो 0/0, 0/0 मतलब आप समझ रहे हैं, ये अपरिभाषित है, यह अनिर्धार्य है, अनिर्धार्य। तो अब आपको समझ में आया कि हमने क्यों c के मान के लिए इस समीकरण की मदद ली, जब m के दो मान बराबर प्राप्त हुए तो c के मान के लिए इस समीकरण की मदद ली। आप और भी सवाल बना करके देखिएगा, आपको c का मान इसी तरह से अपरिभाषित रूप में मिलेगा। और इसीलिए अनेक सवाल जब आप बुक में देखेंगे तो वहां पर बकायदा उसमें जब m के मान प्राप्त हुए हैं तो m के जो आपको जो दो बराबर मान प्राप्त हुए हैं उनके लिए भी c के मान को पहले इस सूत्र से वहां पे निकाल के बताया गया कि देखो भाई उस सूत्र से जब अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपरिभाषित रूप में मिल रहा है, ठीक है, 0/0 के रूप में आपको मिलेगा वो, और 0/0 के रूप में मिल रहा है दोस्तों, इसलिए वो अपरिभाषित हो रहा है और इसलिए फिर इस समीकरण की मदद ली गई है। तो बुक में आपको वो समझाया गया दोस्तों। अब हमने आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला बताया, लेकिन अच्छा हुआ कि लास्ट में ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे पाया, तो आप चाहे तो वो काम वहां पे कर सकते हैं। कब, जब आप ये सब निकालेंगे ना तो m के मानों के लिए देखो ये सिंगल मान के लिए तो यही सूत्र काम आएगा, परंतु जो बराबर मान है उनके लिए आप वहां पे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चलो भाई पहले ये वाला सूत्र आप लगा के देखो और फिर आप c का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 0/0 आएगा। फिर आप वहां पे लिखेंगे कि यहाँ पे c का मान अपरिभाषित या अनिर्धारित रूप में प्राप्त हो रहा है, इसीलिए m के बराबर मानों के संगत जो दो आपको बराबर मान प्राप्त हुए हैं उनके संगत c के मान के लिए हम निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग करेंगे। आप इस तरह से भी वहां लिख सकते हैं दोस्तों, तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ताकि आप वहां पे, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखेंगे तो बढ़िया आप कारण स्पष्ट कर पाएंगे कि हम c के मान के लिए इस समीकरण का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं।
उससे हमारा काम क्यों नहीं चल रहा है, तो आप वहां पे उसका कारण एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भाई इस मान से हमको C का मान अपरिभाषित रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों। तो इस तरह से आपको दूसरा सवाल भी बनाना है और बाकी के सवालों और भी सवाल होंगे, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करें जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।